झूठ बोलते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको पता नहीं है कश्मीर क्या हुआ है, उसको इस वक्त भी पता नहीं है कश्मीर क्या हुआ है। ये जो है ना कश्मीर वाले, ये धोखा देते हैं उनको, ये झूठ बोलते हैं उनको, ये असली सिचुएशन इनको नहीं बोलते हैं। भाई इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन खाली कश्मीरी हिंदू को पता है कि कश्मीर के क्या हो रहा है। मैं बोल नहीं सकता हूँ भगवान के, तो मुझे रोना आता है। ये है ना कसाई होता ना, जो वो होता ना, वो बेड़ू को जब मारने के लिए था, वही जानता है क्या होता है क्या नहीं होता है। इसीलिए हम वही बेड़ू हैं, मैं वही बेड़ू था, मुझे मारने के लिए तो मैं मार गया। अपने घर वापस जाना चाहते हैं कल आप? नहीं, मैं कहाँ, मेरा घर ही नहीं है तो जाऊंगा कहाँ? ये क्या बोलते हैं, कहाँ जाऊंगा? मेरा घर ही वो जला दिया उन्होंने, मैं कहाँ जाऊंगा कश्मीर? हम नहीं जाएंगे कश्मीर। मुझे ये लीडरी पसंद नहीं है। जब लीडरी होनी प्योर करनी चाहिए। मरना है एक ही जगह मरना है। अगर क्वार्टर बंद है, क्यों बंद है, किस वास्ते बंद है, क्या बताएंगे? रोना आता है, दुखी हो गए हैं इस हुकूमत से। या अगर कुछ है ना तो कांग्रेस की देन है। मैं सीधी, बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी को भी आज 10 साल 15 साल हो गए हुकूमत करते हुए, उसने 10 पैसे नहीं हमें तो आज तक दे दिया। अगर महंगाई इतनी है, हमारे लिए कुछ 10 रुपया भी नहीं थे। आएंगे वोट मांगने, आएंगे किस वास्ते, मुझे बताइए। अच्छा, हमें वोट डालने से क्या फायदा है? वो वहाँ का असेंबली मेंबर बनेगा, मुझे कौन सा फायदा मिलेगा उससे? मुझे बता, मुझे कौन सा फायदा है? और क्या होता था दिन में, शुरू में होता था नारे तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान को जो आज जब वो याद आता ना, मैं कहता हूँ हमारे माँ बाप उन्हें कैसे जो वो दिन गुजारे, किस हिसाब से उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, मुझे याद है हमारी गाय थी, गाय को हमें जो खुला छोड़ना पड़ा उस समय की, चूंकि ये जो है कि जान बचानी है। 19 जनवरी को अलसफा एक पेपर निकलता है, उसमें निकला कि कश्मीरी पंडितों ये मकाने छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। नंबर 2, जितने भी इनकी मास्क थी, इन्होंने कहा कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, आप ये कश्मीर को छोड़ दो, अदरवाइज यू विल बी किल्ड। किस सांप ने काटा था, हम अपना घर छोड़ते। हम 4-5 मंजिल का घर छोड़ के इस कबूतर, दिस इज अ पिजन होल, वी से इट इज अ पिजन होल, देयर इज अ 1 रूम 1 लॉबी 1 किचन एंड सारा 3rd क्लास कंपनी का माल लगाया इन्होंने। ये देखो ना हालत क्या है इनकी। साल से ये दीवारों की हालत देख लीजिए, अंदर से देख लीजिए, कोई रिपेयर नहीं हो रहा। क्या बताइए क्या करती है, कब तक हम लोग ऐसे धक्के खाते रहेंगे? मेरे को दिखाते हुए भी शर्म होती है बच्चों की। मेरी बेटी मैरिड है, वो कह रही है हमारी भी रेपुटेशन डाउन होती है ससुराल में। हमें किसने कहा था? दिस इज नॉट, दिस इज कॉन्स्पिरेसी। और इसके शिकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में कश्मीरी पंडित पहला बंदा है जो इसका शिकार हो गया। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, उनका टूरिज्म भी चल रहा है, उनका हर एक कारोबार चल रहा है, उनकी शॉप चल रही है। हमारा क्या है? आई वॉज अ ग्रेजुएट, 87 का मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे क्या मिला? आई एम ओवर एज। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और इस समय हम लोग हैं जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में और ये है जक्ती कैंप। जक्ती कैंप क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को बसाया गया है। ये रिहैबिलिटेशन कैंप है। 87 में जब चुनाव हुए, चुनाव में धांधली हुई, धांधली के बाद कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ी तो कश्मीर का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया। कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू रहा करते थे। 2-3 साल में स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बदतर हो गई कि कई सारे लोग अपने अपने घर छोड़ के वहाँ से निकल गए। वो जम्मू के दूसरे इलाकों में सेटल होने लगे। करते कराते एक कैंप से दूसरे कैंप, टेंटों से थोड़े पक्के मकानों और थोड़े पक्के मकानों से इस तरह की कॉलोनीज़ में आ गए। कॉलोनीज़ के सीन वगैरह आप देखेंगे ही अभी आगे। हम कश्मीरी पंडितों से मिलने जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं, उनके नाम पर हो रही पॉलिटिक्स की भी चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि वो रहते कैसे हैं, उनका घर कैसा है, उनका बार कैसा है और उनके कंसर्न्स क्या हैं। बुढ़ों, बड़ों, जवान सबसे बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनसे हम थोड़ा समझने, जानने, बूझने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे तो कोई भी इंसान एक चीज़ बता दीजिए कि कितनी बड़ी कॉलोनी है ये जगती कॉलोनी जो है? 4224 क्वार्टर, 4224 इसमें से 18,000 से ऊपर लोग जो है रहते हैं यहाँ पर। अच्छा। और उसके एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ फ्लैटों में जो है 3-3 फैमिलियाँ हैं, 4-4 फैमिलियाँ हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से जो है ये काफ़ी कम जगह है यहाँ पर। जी ठीक है। हम लोग ना किसी घर में भी हमको ले चलिएगा, कोई भी 1-2 घर सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए। हमको ये बताइए कि जैसे आप लोग कश्मीरी हिंदू हैं कि कश्मीरी पंडित हैं? मतलब एक होता है ना, मैं अगर अनंतनाग साइड था तो वो लोग बोले थे कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीरी पंडितों को अलग करके देखिए। 95% जो है वो उससे ऊपर कश्मीरी पंडित हैं। यहाँ सरदार भी हैं और मुस्लिम फैमिलीज भी हैं। अच्छा। हाँ, मिक्स है, लेकिन 95%, मोर देन 95% कश्मीरी पंडित हैं। खत्री भी हैं, मुस्लिम फैमिलीज हैं, सिख फैमिलीज हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है
596% दोज आर कश्मीरी पंडित्स। अच्छा, आप लोग कब आए वहाँ से, कहाँ कब आके बसे यहाँ पे इस कॉलोनी में? इस कॉलोनी में 2011 में बसे। ये 2011 में स्टार्ट। इसे कर लीजिए। हाँ, कौन? 2011 में बसे 2011 में आके जी। उसके पहले? उससे पहले हम पुरखू में रहते थे, पुरखू कैंप में। अच्छा, वो कितना दूर है यहाँ से? पहले यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, उससे पहले जो वहीं पुरखू में हम रहते थे पहले फेज में, टेंटू में। टेंटू से पहले हम रहते थे चट्ठा में। चट्ठा से पहले हम रहते थे गीता भवन में। मतलब 90 से लेकर अब तक जो है मेरा कोई एड्रेस ही नहीं है। मैं आज भी खाली यही ढूंढता रहता हूँ कि मेरा एड्रेस आकर कब तक मिलेगा। 34 साल हमें जो बनवास हो चुके, जबकि भगवान राम जो है 14 साल में जो है वापस आ चुके थे, लेकिन हम आज भी उसी बंजारन में है कि जिस बंजारन में हम 1990 में थे। कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है हमारे लिए। 90 में आप उस समय किस इलाके में रहते थे जब छोड़ना पड़ा आप लोग? कॉन्स्टिट्यूंसी से है। लंगेट। जी जी जी। बारामूला में? जी बिल्कुल। बारामूला और कुपवाड़ा के जो के बीच का इलाका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लंगेट के हैं, मैं लंगेट का हूँ, श्रीनगर के है, वो दूसरे साइड के है, वो बारामूला के है। आप श्रीनगर के हैं? अच्छा, और अलग अलग आप लोग कहाँ से? अलग अलग। कहाँ से आप? बस सैंपल में समझना चाह रहा हूँ। आप हंदवाड़ा के हैं। आप सर? अनंतनाग से। आप भैया? आप सर? मतलब मिला जुला के साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल सब जगह से है ना, पूरे कश्मीर से है। अच्छा, कौन मतलब आपकी उम्र कितनी थी जब साल 90 के आसपास आप लोगों को छोड़ना पड़ा था? 15 साल का था। किस क्लास में थे आप सर? मैं था उसमें 8th में। 8th? जी। क्या हुआ सर? मतलब आप, मैं कुछ लोगों से कहानी सुनना चाहूँगा कि छोड़ना क्यों पड़ा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि वो फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि आज भी वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुडिशली है वहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फौज है, तब भी वही था। ऐसा क्या हुआ था उसमें इंडिया के पास जो हमें वहाँ पर सुरक्षित नहीं रखा? क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी, हम थे एक गांव में 4 घर हिंदू, 50 गांव थे सारे मुस्लिम। और क्या होता था, दिन में शुरू में होता था नारे तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, अज़गे सासुन पाकिस्तान बटोवर है बट इंसान, हमें चाहे पाकिस्तान हिंदू के बगैर, हिंदुआनियों के बगैर, हिंदुआनियों के साथ। तो उस हिसाब से जब स्लोगन चले तो हमें जो है पता ही नहीं चला कि हम भी कैसे जो है रात को हम 1:30 बजे निकले। मेरी माता जी का जो हाथ भी जला था, उसमें कुछ फुलके बनाने थे उसमें। उसके बाद जब हम रामबन में जो हमें 2 दिन हम रामबन में रुके, क्योंकि उन दिनों में जो सड़क भी थी वो भी कोई ठीक नहीं थी। उस सड़क में जो हमारी गाड़ी का जो वो पिक से कुछ गड़बड़ी हो गई थी, मशीन एक्सल ख़राब हो गया था उसका। उसके बाद जो गाड़ी वहीं रुक गई थी। वहाँ हमने 2 दिन जो है मटर खाए, जो सब्ज़ी खेत में होते हैं, वहाँ से हमने वो मटर खा के जो है 2 दिन निकाले। उसके बाद हम गीता भवन पहुँचे। गीता भवन में हम रात के 1:30 बजे पहुँचे। वहाँ जो है बिल्कुल बगैर छत के जो है कम से कम जो है हम 1 महीना रहे हैं। जहाँ बारिश भी पड़ती थी, धूप भी पड़ता था, उस गर्मी में जो है हम लोग उस समय जो है अप्रैल की बात है, हम लोग जो है उस समय उस गर्मी में जो है बगैर छत के वहाँ रहते थे। इवन उस समय भी जो है हमें सवेरे रात को निकलना पड़ता था 2:30 बजे 3 बजे मिट्टी के तेल की कैनी को लेकर। फिर हम जो है कम से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो है घूम के आते थे। फिर दिन के 2:30 बजे जो है खाना बनता था, स्टोव हुआ करता था उन दिनों में, स्टोव पर जो है खाना बनता था। उसके बाद जो है चलता रहा। जैसे हम फिर जो है पुरखू कैंप में पहुँचे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने बुज़ुर्गों का, अपने माँ बाप का, जिन्होंने हमें जो है उस लायक कम से कम बना दिया कि आज हम कम से कम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। क्योंकि वो टेंटू में जो है जब हम पढ़ते थे, मुझे याद है जब हम 10th में पढ़ते थे, रात को आंधी आती थी, हमारे जो बर्तन है वो दूसरे के पड़ोसी के। कैसा था? मतलब चारों तरफ टेंट लगा हुआ था? ये थे टेंट। एक टेंट में फैमिली रहती है? बिल्कुल, एक टेंट में एक 2-2 फैमिलियाँ रहती थी। तो उसके बाद जो है जैसे हमें वहाँ से जो है उन दिनों में जो है बिच्छू ने, सांपों ने काट के जो है क्या, जैसे हमने जो है पढ़ाई किया, चूँकि उन दिनों में जब हम जो पढ़ते थे रात को जैसे आंधी आती थी, हमारे बर्तन के, हमारे टेंट भी जो है पड़ोसी के घर में जाते थे। तो मैं आपकी सफरिंग पे बात करना चाहता हूँ, ज़रूरी है वो जी। लेकिन अभी एक सिरा छूट गया है कि आप लोगों के माइग्रेशन का, जैसे घर छूटने का जो किस्सा है, आपने बताया कि रात को 1:30 बजे आप घर से निकले, और आप तो काफ़ी छोटे थे, आप जैसे बता रहे 14-15 साल के थे। अंकल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उस समय थोड़े से सयाने रहे होंगे। हाँ, बोलना नहीं चाहते हैं? रोते रहते हैं। फिर याद आती है, परसों भी जो है इनकी मिसेज ने बोला तो बिल्कुल जो गिर पड़ी। फिर वो रोते हैं, फिर याद जब आता है वो चीज़। अब मेरा तो खून अभी भी गर्म है, तो मैं जेल पा रहा हूँ और मैं जाता रहता हूँ। आज भी मेरी कम्युनिकेशन है, आज भी वहाँ पर बराबर मैं जाता रहता हूँ। लेकिन
इंसान को जो आज जब वो याद आता ना, मैं कहता हूँ हमारे माँ बाप उन्हें कैसे जो है वो दिन गुजारे, किस हिसाब से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, मुझे याद है हमारी गाय थी, गाय को हमें जो है खुला छोड़ना पड़ा उस समय की, चूँकि ये जो है कि जान बचानी है। तो ऐसी चीज़ें जो है अब कैसे ये बोलेंगे एक बुज़ुर्ग हमारे, ये जैसे बोलते हैं इनको जो है रो पड़ते हैं। जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारे मसाल उबारते हैं, इतने दूर से आए। बेसिकली माई एज वॉज 21। जब 90 के आसपास ग्रेजुएटेड। कहाँ से सर? बारामूला से। देखिए, माइग्रेशन जो हुई ये 90 की बात नहीं है। 90 से ये जो बीच है नहीं बोया गया। हम बारामूला रहते थे, उस पार इनकी मस्जिद थी और बीच में जहलम था और इस पार हम थे। झेलम नदी बीच में हाँ एक हाँ, एग्जैक्टली। जब वहाँ पे फ्राइडे की नमाज होती थी तो इनका जो व्याख्यान होता है, तकरीरें होते हैं, दैट वाज टोटली एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। और बदकिस्मती ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, आई कैन नॉट टॉक एनी गवर्नमेंट, विच वन गवर्नमेंट, हमारे लोग, कुछ लोग आईबी में थे, सीआईडी में थे, माय पापा वाज सेक्टर ऑफिसर, दे वर टेलिंग देम कि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बीज बोया जा रहा है, बट नो एक्शन वाज टेकन, कोई एक्शन नहीं होता था। दूसरी बात, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता था, अगर हिंदुस्तान जीतता था, हमारे हम बिल्कुल किनारे पे रहते थे, हमारे एक शीशा नहीं रखते थे, वो ब्रोक आउट कर देते और नाले तकबीर अल्लाह अकबर। ये कहानी 47 से चली है, ये आज की कहानी नहीं है, आज की कहानी नहीं, ये 47 से चल रही है। ऑपरेशन टोपैक 84 में बना, ज़ियाउल हक ने बनाया। उसमें ये पहले लिखा कि आप कैसे इस स्टेट को मुस्लिमलाइजेशन करोगे, व्हेन यू विल वैकेट कश्मीरी पंडित, दिस विल बी ऑटोमेटिक। और वही है आज। आप ये मत समझिए कि यहाँ इस वक्त वो अमन है, नो, यू गो, आप देख लें उनके सारे मदरसे, उनके सारे छत ग्रीन है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन? दैट द सिग्नल ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे पूरे चांद, वहाँ पे हिंदुस्तान, चलो ये आई विल से दिस इज़ बाय फोर्स कि झंडे शंडे वो उठाते हैं या मनी मेंटिंग है, बट रियली आई विल टेल यू दे आर नॉट इंडियंस। हाँ भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे। एक्चुअली ऐसा जी, माइग्रेशन हुए 89 में। तो 89 में आई वॉज इन पीजीआई। मैं अपने बेटे का एक ऑपरेशन करवाने गया था चंडीगढ़। तो आई वॉज देयर फॉर 4 months। तो वहीं पर मेरा एक दूसरा बेटा पैदा हो गया वहाँ पे। तो जब उसको डिस्चार्ज करने लगे तो मैं घर से पैसे मंगवाता रहता था। तो उसको लैंडलाइन होता था, मोबाइल होता था, मैंने घर पे फ़ोन किया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। कितनी उम्र थी आपके भाई साहब? आई वॉज 32। तो मैंने पड़ोसियों को फ़ोन किया, क्योंकि मेरी सारी सराउंडिंग हमारे कश्मीरी मुस्लिम से। उन्होंने कहा भी यहाँ हालात ख़राब हो गए थे, उनको हमने रातों रात निकाल दिया है। तो पीजीआई में आपको पता है एक छोटी सी अटैची लेके गया था। तो उस वक्त ऐसे हालात थे कि मैंने एक बेटा अपनी मदर के पास भेज दिया, वो आज तक 35 साल से अपनी ग्रैंड मदर के पास है। हालात मतलब जेब में 300-400 रुपये थे। दूसरा बेटा मैंने अपनी सिस्टर के पास भेज दिया। तो हमने मतलब बहुत कुछ देखा, इतना कुछ देखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। और हर कोई बुरा नहीं मारेगा। देखिए, मैं अभी जाता हूँ, मैं फॉर द लास्ट 30 ईयर्स में कश्मीर जा रहा हूँ। अब पता नहीं अच्छा लगेगा इनको सबको या कैसा लगेगा, लेकिन मैं वहाँ एक मुस्लिम फैमिली के घर पे ही 30 साल से रहता हूँ। तो मैं 30 साल से वहीं रह रहा हूँ। लेकिन हमारे हालात यहाँ बहुत ख़राब हैं। और हमने जब से होश संभाला, मैं पॉलिटिकली बात करूँगा, हमने जब से होश संभाला है बीजेपी को वोट दिया। लेकिन आज हम उसी बीजेपी पे पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको सच बोलें, कश्मीर में उस वक्त बीजेपी का झंडा उठाने वाली हमारी फैमिली थी, सूरी फैमिली। मतलब जब हम हिंदू एरियाज़ में जाते थे तब हम झंडा बाहर निकालते थे। इवन वाजपेयी जी, अडवाणी जी एंड राजमाता सिंधिया केदारनाथ से दे यूज्ड टू स्टे इन आवर रूम। तो आज हमारी ये हालत है। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने इन 10 सालों में माइग्रेंट्स के लिए टोटली कुछ भी नहीं किया है। अब एक भी बता दें कि ये बोले हमने माइग्रेंट्स के लिए कुछ किया है। बिल्डिंग्स की हालत अब देख लीजिए क्या है।
मतलब कोई रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, विदाउट टेंडर कंट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। किनको दिए जा रहे हैं ये नहीं पता, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हालात यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हद से ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम जा नहीं सकते। अब ये अमित शाह जी ने पीछे एक बयान दिया था कि 6000 फैमिलीज वहाँ गई हैं। बिल्कुल झूठ बोला, एक भी फैमिली नहीं गई हुई है। एक्चुअली 2000 PM पैकेज एम्प्लॉयज़ जो वहाँ रह रहे हैं, कोई भी किसी भी फैमिली ने वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया हुआ है। जो भी अमित शाह जी कहते हैं कि 6000 फैमिली गई है, मुझे 2 फैमिलियाँ बता दें, 6000 तो बड़ी दूर की बात है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इस पे हम आते हैं, मतलब मैं इस पे भी आऊँगा। मैं 2 पॉइंट दिमाग में है, भाई साहब सफरिंग की कहानी बता रहे थे और आपने पॉलिटिकल चॉइस की कहानी बताई, मैं उस पर आता हूँ। मैं इस पर ना दरअसल इसलिए भी बातचीत कर रहा हूँ कि जब मैं उधर कश्मीर के इलाके में था ना सर, तो मैं लोगों से बतिया रहा था, पूछ पाछ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि कश्मीरी पंडित यहाँ से गए घर छोड़ के, पंडित ही नहीं कश्मीरी हिंदू भी घर छोड़ के गए अपने, और हाँ सब लोग अपने घर छोड़ के चले गए। और किसी के लिए भी अपना घर छोड़ना बहुत बड़ी घटना होती है कि जहाँ पे आप पले बढ़े, जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, जहाँ से आप शादी ब्याह बच्चे हुए सब कुछ हुए, क्यों गए? मेरा सवाल था कि क्यों गए। तो उनका कहना था कि हम नहीं चाहते थे, वहाँ के लोकल लोग जो कहते थे, और ये कैमरे पे कहा है उन्होंने कि हम नहीं चाहते थे कि वो जाएं, और ना हमने भगाया उनको, ठीक है। लेकिन उनका ये कहना था कि कश्मीरी पंडितों में और कश्मीरी हिंदुओं में एक पैनिक आ गया, एक वो घबरा गए अपने उसमें, और वो एक अंदर पैनिक आया और पैनिक से वो सारे लोग घर छोड़ के चले गए। और वो बोले कि हम चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि वो लोग आएँ, कुछ फैमिलीज लौट के भी गई हैं अपने अपने घरों में, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आएँ, वो और रहें अपने घरों में जहाँ उनका घर है। ये तो उनका कहना है, कश्मीर के साइड का कहना है। मैं चाहता हूं कि जम्मू में जो रह रहे कश्मीरी पंडित हैं, जो सफरिंग झेल चुके हैं, वो लोग अपनी कहानी बताएं। सर मैं उनसे बात करूं, उनसे बात हुई नहीं है, और भी चेहरे आएंगे बातचीत में। हाँ सर। अरे सर आपकी आवाज़ उतनी आ जाएगी, उनको बोलने दीजिए। हाँ मैं भी जुलाई 91 में आया हूँ। मैं खुद विक्टिम हूँ मिलिटेंसी का। मुझे भी ले गए थे 4 घंटे में, बारामूला में उठा के ले गए थे। कौन ले गया था सर? वही मिलिटेंट। अच्छा, आपको 4 घंटे में बांध रहा उनके साथ। क्या ऐसे आए 2 बंदे उठा के ले गए। उन्हें बोला वो हम नहीं जानते, कमांडर जानता है, ये हमारा कमांडर जानता है कि क्यों ले जा रहे हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं था। जब मैं उधर पहुंच गया तो वो आया 1 घंटे, उन्होंने आंखों पर पट्टी मुझे बांधी थी। मैंने अपने हाथ हैंड्स अप किए थे कि आज मुझे मरना है। मेरी माँ अकेली थी घर में। कितना उम्र था सर आपको? उस टाइम में 25 था। फिर 5 घंटे में उधर आया। 5 घंटे के बाद वो आया, उनका कमांडर। जब भी उसने मुझे देखा, वो मेरे पास दफ्तर आता था, मुझे पता ही नहीं था ये कौन है। आपके दफ्तर में आता था। क्या काम करते थे सर आप? मैं मेडिकल में था। अच्छा। तो उसने बोला इसको क्यों लाया आपने? जब वो आया, आपने गलत किया है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया 4 घंटे के बाद। फिर उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी उन्होंने आपसे। हाँ यस। उन्होंने बोला अगर आप हमारे बाप को भी गलती होगी हम उसको भी नहीं बख्शते हैं। फिर मैं 15 जुलाई को उधर से आ गया। 15 जुलाई 91 को उधर से, 2 जुलाई 91 को उन्होंने उठाया मुझे, 15 जुलाई 91 को मैं उधर से भाग के आया। घर कैसा था वहाँ पे आप लोगों का? कितना क्या? तो ये क्या था, हमारे 8-8 कमरे थे, 2-2 3-3 मंजिल के थे। इधर हम एक कमरे में रहते हैं। मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई 2 सितंबर 90 को उधर, मगर उन्होंने ये किया, वो हेल्पफुल थे। हेल्प उन्होंने मुझे बहुत किया। क्रिमिनेशन की माइग्रेशन सारी हुई थी उस टाइम, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। गाँव वालों ने क्रिमिनेशन उन्होंने ही की, क्योंकि सारे हिंदू भाग गए थे उधर से। बोले गांव वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों ने इंडिविजुअली वो ठीक थे, जॉइंटली वो ठीक नहीं। इंडिविजुअली वो अच्छे हैं, हाँ, जॉइंटली वो ठीक नहीं। जॉइंटली वो हो गया किसी जगह अगर सच भी होगा वो उसको जोड़ बनाए, नाला तकबीर से अल्लाह अकबर। अंकल जी ने जैसे बताया कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच पे हाँ, उस तरह की चीज़ें होती थी वहाँ पे, स्लोगन देते थे वो। अगर पाकिस्तान जीता था वो खुश पटाखे डालते थे। हिंदुस्तान के तो उस टाइम पत्थर मारते थे। देखिए, जैसे आपने एक चीज़ कही कि हमने उनको नहीं निकाला। मैंने नहीं कहा सर, हाँ, उन्होंने कहा, सॉरी, उन्होंने कहा कि हमने उनको नहीं निकाला।
ये बात बिल्कुल गलत है। 19 जनवरी की रात हम सब भाई लोगों को याद होगा कि 19 जनवरी को अलसफा एक पेपर निकलता है, अलसफा आज भी आता है। उसमें निकला कि कश्मीरी पंडितों ये मकाने छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। एक नंबर 2, जितने भी इनकी मास्क्स थी वहाँ पे वहाँ पे एन मास इन्होंने कहा कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, आप ये कश्मीर को छोड़ दो अदरवाइज यू विल बी किल्ड। ये उनकी जो भाषा वो कहते हैं, हमने नहीं निकाला। किस सांप ने काटा था, हम अपना घर छोड़ते हैं। हम 4-5 मंजिल का घर छोड़ के इस कबूतर, दिस इज पिजन होल, वी से इट इज़ ए पिजन होल। आप देखोगे अंदर देयर इज अ 1 रूम, 1 लॉबी, 1 किचन एंड ओनली 2 persons कैन लिव देयर एंड नो मोर कैन लिव देयर। हमें किसने कहा था? दिस इज़ नॉट, दिस इज़ कॉन्स्पिरेसी। और इसके शिकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में कश्मीरी पंडित पहला बंदा है जो इसका शिकार हो गया। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। उनको क्या हुआ? उनका टूरिज्म भी चल रहा है, उनका हर एक कारोबार चल रहा है, उनकी शॉप चल रही है। हमारा क्या है? आई वॉज अ ग्रेजुएट, 87 का मैं ग्रेजुएट हूँ। मुझे क्या मिला? आई एम ओवर एज्ड। मैं ओवर एज्ड हूँ। मेरे साथ पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ आप कैंप में जाओगे, इन एवरी कैंप यू विल फाइंड डायबिटिक, यू विल फाइंड hypertension, thyroid, cancer, kidney failure, whatsoever is not there is। इतने हालात ख़राब है। 108 रुपये पे क्या एक फैमिली दिन का पल सकती है? आज मेडिसिन के दाम देखिए आप। मैं ये दर्शकों 108 रुपये वाला कॉन्सेप्ट समझा दीजिए अच्छे से। मैं समझा। देखिए हमारा जो सीलिंग है 4 लोगों का 13,000 रुपये मिल रहा है, 4 लोगों को, प्लस राशन 9 किलो। आटा पहले मिलता था, वो बंद हो गया। चीनी भी कभी आती है, नहीं आती है। इसमें हमें पर हेड जो रिलीफ मिलता है, एक लोग को 108 रुपये पर डे, एक दिन का। हाँ, अगर हमारे पास 2 लोग हैं, 2 लोगों का ऐसे ही 3250 प्लस 32 56 500। अब हमारा जो एक ही सोल है, सिंगल सोल, ओल्ड एज वाला, उसको मिलता है 3250। हाउ ही कैन मैनेज, हाउ 65? और इसकी सीलिंग 4 बंदे, अगर किसी के 6-7 भी हैं, ही इज एंटाइल्ड फॉर 13,000 ओनली। दिस इज द 13,000 में आपको महीना कटना। और ये रिलीफ आज से पहले वही स्लैब था, आज हो गए कोई 8-9 साल हो गए, 10 साल, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इट वाज इंक्रीज बाय 30%। पिछला इंक्रीमेंट कब हुआ था इसमें? एक्चुअली 2014 से पहले ये था कि पहले हर 3 साल के बाद इंक्रीज होती थी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कोई इंक्रीज नहीं हुई है। और 3250 एक मेंबर के, मैक्सिमम लिमिट इज 4 मेंबर्स। तो उसी हिसाब से जैसे इन्होंने कहा 13,000 के आसपास बैठता है। 13,000 टोटल मिलता है, लेकिन जिनके 4 मेंबर 4 से ऊपर हैं, जैसे मेरे 3 मेंबर है, आई एम गेटिंग 9750 ओनली। 4 है तब 13,000, 4 से ऊपर है तब भी 13,000। सिर्फ राशन इंक्रीज हो जाता है 9 किलो। देखिए राशन, ये जो रिलीफ है ये तब बढ़ गया था जब हम लोग, मैं भी उसमें था, हमने 16 दिन का अनशन किया था। कांग्रेस और एनसी की सरकार थी, मेरे साथ और एक साथी है, वो भी हमारे साथ थे, सफेद कुर्ते में, जो सफ़ेद कुर्ता पहन के बैठे हैं। हमने जब तो जो है 16 दिन का भूख हड़ताल किया है, जिसमें हमें 3 महीने जो है कंटिन्यू यहाँ पर हड़ताल रखनी पड़ी, सड़कें बंद करनी पड़ी, रोड बंद करना पड़ा। उसके बाद जो है उस समय उमर अब्दुल्ला साहब और जो है रमन बला साहब, इनकी मीटिंग हुई है, इन्होंने गृह मंत्री से बात की, प्रधानमंत्री से बात की, तब जो है इंक्रीज, बिल्कुल तब जो है इंक्रीज हुआ। अब उस समय क्या हुआ था, एक टाइम में जो मैं कंटिन्यू नहीं बढ़ा सकते थे डबल में, जिस समय हमने प्रोटेस्ट किया था तब 6600 रुपये ले रहे थे। उसके बाद जो है 10,000 9,000 के आसपास हुआ है, जब जो है जैसे जो है कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उसके बाद उसी समय वो स्केल बनी थी 13,000 तक उसी सरकार में, लेकिन उस समय वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि वो एक इनका अपना टेक्निकल इशू रहता है उसमें। उसके बाद ये जो है 2014 में हो गया।
उसके बाद 2014 से आज तक जो है 1 रुपए ना बढ़ी कहीं पर, ना कुछ, ना किसी भी तरीके से हमें कोई उम्मीद लग रही है कि कुछ होगा। इवन अब आप पैकेज पर आइए। क्योंकि आप लोग का ये भी तर्क होगा, मतलब मैं पैकेज पे आ रहा हूँ, आप लोग का ये भी तर्क होगा कि भाई साल समय के साथ साथ आपका परिवार तो बढ़ता ही है। आप 90 में आए, आपके बाद की पुश्तें हैं, उनके परिवार बढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए सरकार ने एक प्रावधान रखा है। अच्छा, अगर मैं अभी हेड ऑफ फैमिली हूँ, मेरे 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, अगर बेटी हो गई है तो मेरे कार्ड से रिमूव हो जाती है, दूसरे के घर में जहाँ जाती है वहाँ हो जाती है। अगर मेरा बेटा हो गया, उसकी शादी हो गई, वो बाइफरकेट होता है जीते जी मेरे कार्ड से, चूंकि ये चंद पैसों के लिए। ये चीज़ तो है प्रावधान, ये उस समय सरकार ने रखा है। इसको जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब थे उसमें सीएम, उनसे जो हमने लड़ झगड़ के जो है ये पॉलिसी ली है, इसमें कोई शक नहीं। जो चीज़ है वो है। वी गॉट एवरीथिंग। इस तरह तो इजीली कोई ऑर्डर हुआ नहीं। जब हमको स्ट्रगल करना पड़ा, सड़कों पे बैठना पड़ा, तब इस बाइफिकेशन के लिए भी हमने धरना कोई 1-1.5 महीना लगाया था रिलीफ कमिश्नर में। हमारे लिए आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो इंटरेस्ट कि हमारे मसलों को हल करे। सिर्फ यही कि जब इलेक्शन आती है तो इलेक्शन के टाइम सारे खड़े हो जाते, भाई कश्मीरी पंडित वोट दे। अरे कश्मीरी पंडित को ऑलरेडी दे हैव सेल आउट, वेदर इट इज कांग्रेस, वेदर इट इज बीजेपी, एनी पार्टी, दे आर सेलिंग इट एंड नथिंग एल्स। हमारे नाम पे वोट, बस, और कुछ भी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को के नाम पर वोट बटोरते हैं सारी पार्टियां? मैं बताता हूँ, सारी पार्टियां। हाँ, उसको रिलीफ को पहले कंप्लीट करेंगे। हाँ, बता दीजिए। रिलीफ जो है ना, रिलीफ ये कोई घर से नहीं देते हैं, आज भी टैक्स का पैसा, ये सब पहले टैक्स का पैसा। दूसरा, जो कश्मीरी पंडित की लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है इस समय भी कश्मीर में, खरबों रुपए का जो है नुकसान हो रहा है हमें, उसके बदले अगर ये चंद सिक्के हमें दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई एहसान कर रहे हैं इसमें। और या मुझे लगता है कि इनको जो बढ़ाना चाहिए अब, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो सिचुएशन है उस हिसाब से इनको बढ़ाना चाहिए। अब पैकेज की बात आई, पैकेज भी जो है पुराने सरकार के है, वो 6000 पोस्टें थे। हमारे गृह मंत्री साहब कहते हैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड आज तक पर, वहाँ पर कहते हैं कि हमने तो जो है जी 6000 फैमिलियों को बसा दिया वापस। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो 6000 पोस्टें अभी तक कंप्लीट हुई है? वो 6000 पोस्टें अभी आपसे 14 साल से जो कंप्लीट नहीं हो पाए। आप क्या बात, किस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि हमने कश्मीर में जो है 6000 फैमिलियों को बसा दिया? और ये जो पैकेज है, इस पैकेज में स्पेशली एक एफिडेविट दिया जाता है। उसमें यह है कि उसमें ये एफिडेविट दिया जाता है, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, जब मेरी सर्विस कंप्लीट हुई है, उसके बाद जो है मुझे वो क्वार्टर जो है आपको सरेंडर करना है, मुझे वापस फिर जो है इन झुग्गियों में आना है। और वो जो 6000 पोस्ट हैं, जो वो भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ पर अखनूर ब्रिज पे जो है 2009 में किए अनाउंसमेंट, उसके बाद 2008 में, उसके बाद जो 2010 में जो इम्प्लीमेंट हुए, और उसका भी अभी तक कंप्लीट नहीं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं सरकार से कि कम से कम वो 6000 पोस्टें यदि आप कंप्लीट करते हैं इन 14 सालों में, आज हम भी कोई उम्मीद करते थे कि आज हम और 14 के वहाँ पर जो है क्या एडजस्ट हो जाए। बारी बारी बात करेंगे ऐसे ना, अगर हम लोग बातचीत को बहुत ज़्यादा क्लमजी बना देंगे ना तो हमको नहीं समझ में आएगा ना आपको समझ में। सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि बातचीत को समझाना भी तो ज़रूरी है ना दर्शकों को। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अब हम 6000 फैमिलीज़ की बात करते हैं, ठीक है, आपकी बात सही है कि सदस्यों के हिसाब से और तमाम समय सुविधाओं को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से हर साल इसीलिए कंपनियों में अप्रेजल किया जाता है कि आपकी सैलरी बढ़े, महंगाई के हिसाब से आप खर्च कर सकें। इसी तरह से आप लोगों के भी रिहेबिलिटेशन पैकेज को बार बार रिवाइज़ किया जाना ज़रूरी है, ये आप लोग की मांग है। बात समझ गया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जो 6000 फैमिलीज़ को कश्मीर में फिर से बसा देने की बात है, वो कितनी सही है? बिल्कुल गलत है वो। और भी लोग, आप लोग भी बात करेंगे? हाथ जोड़ दिया अंकल जी ने। मैं बताऊं, जो 6000 फैमिलीज की आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड, क्या मैंने हैंड्स अप कर दिया? क्यों? नहीं, हैंड्स अप क्यों कर दिया, ये तो बता दीजिए। उससे पूछे क्या इतना भी हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए 24 घंटा हम मैंने किया है ना इस कम्युनिटी के लिए, वो किसी ने नहीं किया है। जब पुरखू कैंप सुना, उन्होंने अपने आप को आग लगाई। सुना ये, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ कहना नहीं है इस बारे में, कोई बात नहीं कहनी है, कुछ नहीं कहना। ऐसा हो गया क्या? मतलब बहुत कुछ है, यही ग्राउंड कुछ क्या बताएंगे। अब मैं वो आदमी हूँ, एक सोशल वर्कर काम भी करता हूँ, मेरे 2 बहुएं हैं, 8 बंदे हैं, मैं एक क्वार्टर में मर रहा हूँ, कहाँ जाऊँ? या तो मुझे नीचे पार्क में सोना है, सोऊं कहाँ?
एक लड़का एक कमरे में है, दूसरा लड़का हो गया, हम मियाँ बीवी कहाँ जाएंगे? उसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाऊँगा मैं? मुझे ये लीडरी पसंद नहीं है। जब लीडरी होनी प्योर करनी चाहिए। मरना है एक ही जगह मरना है। अगर क्वार्टर बंद है, क्यों बंद है? किस वास्ते बंद है? इनको क्यों नहीं इनकी तहकीकात करते हैं किस वास्ते बंद है? ये क्यों नहीं रखा है बंद? जिनको इन्होंने मकान बनाया है, मेरे भाई ने मकान बनाया, बंद कर दो उसको। यहाँ उसने जब मकान बनाया, क्वार्टर इधर है। हुकूमत जो अगर स्टेप लेगी ना तो बात ही नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, कुछ नहीं कहते। हम दुखी हो गए हैं, दुखी हो गए। मैं जानता हूँ मैंने फाके से कैसे बच्चे पढ़ाए हैं। उस वक्त 500 रिलीफ था। मेरे बच्चे घर भी चलाना था, पढ़ाना भी था। घर भी चलाना था, पढ़ाना भी था उसमें। हाँ। कोई चीज़ नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, घर नहीं था, बाहर नहीं था, किराया देना था, हर एक चीज़ देना। इसलिए मैं थक गया हूँ इस चीज़ के लिए। मर रहा हूँ अकेले ही। क्या करेंगे अब? बताएंगे क्या? क्या बताएंगे? रोना आता है। दुखी हो गए हैं इस हुकूमत से। या अगर कुछ है ना तो कांग्रेस की देन है। मैं सीधी बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी को भी आज 10 साल 15 साल हो गए हुकूमत करते हुए, उसने 10 पैसे नहीं हमें आज तक दे दिया। अगर महंगाई इतनी है, महंगाई तूफान पर है, हमारे लिए कुछ 10 रुपया भी नहीं थे। मेरे 4 ऑपरेशन आए हैं। किस चीज़ के सर? अरे यार है ऑपरेशन आ गए हैं। प्रोस्टेट भी था, किडनी है, फेलियर में है वो। क्या बताऊंगा? क्या इलाज करूंगा? मेरे पास 6,000 रुपया रिलीफ है और कुछ नहीं है। क्या है? बच्चे प्राइवेट करते हैं। पढ़ाया है, लिखाया है, बच्चे भूखे पढ़ाए हैं। बच्चे नून और मिर्ची के साथ को बच्चा खाना नहीं खाता था, बच्चों को पढ़ाता था। ग्रेजुएट बनाया है उनको। अब दुखी हो गए हैं, बैठे हैं दुखी होकर के। दफा करेंगे, क्या करेंगे? हमें शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। जो बड़े बड़े फ्लैटों में बैठे, एसीओ में बैठे, हमारे गरीबों का पता नहीं चलता ये कहाँ मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ, इन पे क्या हो रहा है, क्या बीत रही है हम पर। कोई नहीं, आज तक कोई बीजेपी का बंदा यहाँ नहीं आया। कोई कश्मीरी जो जिनको हमें वोट डालने, वो आज तक यहीं ना आए। न पीडीपी आया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस आया, ना कांग्रेस आया। क्या करने आए? वो आएंगे क्या करने? अगर आते हैं तो हमारे जो कुत्ते होते हैं ना, वो उनके एजेंट होते हैं, वो उनके पीछे जाते हैं। ये तो बात है ना। एक चीज़ बताइएगा अंकल, मैं एक चीज़ बताइएगा छोटी सी। जब कश्मीरी पंडितों को या जिनको भी इस तरह के फ्लैटों में रखा गया, तो बार बार कहा गया कि ये रिहैबिलिटेशन है और ये ट्रांजिट कैंप है। बार बार कहा गया कि ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये सबको अपने घरों की ओर जाना है। और मैं आपको बता देता हूँ अपना आंखों देखा हाल। हम लोग शुपियाँ से कुलगाम जा रहे थे अमितेश, शुपियाँ से कुलगाम जा रहे थे, तो उस रोड पे आप देखिए तो आपको बहुत सारे घर कश्मीरी पंडितों के खाली दिखाई देते हैं। और कई सारे लोग, मतलब फिर लोगों से बातचीत होती है, कई लोग बताते हैं हमारा घर वहाँ पे था, यहाँ पे था, वहाँ पे था। और सारे कश्मीरी पंडित जिनसे मिले सबको कह रहे हैं कि हम अपने घर नहीं लौट पाएंगे, ट्रांजिट कैंप में ही रह जाएंगे। देखो मैं एक चीज़ बात बताऊंगा। जब हम कश्मीर से आए, यहाँ पनून कश्मीर बन गया, 4 टुकड़े हो गए। हमारा एक ही वाहिद लीडर था, वो था अमरनाथ वैष्णी साहब। अगर वो नहीं होते तो हमारे हालात और भी खराब हो जाते थे। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, हमारा एक ही लीडर था, वो गया अमरनाथ वैष्णी। मगर उसको भी बेचारे ने किसी कश्मीरी पंडित ने सहारा नहीं दे दिया। वो बेचारा अपना चलाता था, बेचारे अपने पेंशन पर चलता था। डॉक्टर अग्निशेखर, चुंगू साहब और भी ये थे, इनको अलग-अलग हो गए। हमें आशा थी उस वक्त, अपने अपने हो गए। जब खाया बैठ गए, चुप, अलग हो गए। उनकी तैयारी कहाँ है इस वक्त? हमने बाल काटे हैं उनके पीछे, खून दे दिया है, मालो जान खत्म हो गए। तभी हम दुखी हो गए। हम बोलते हैं नहीं, हमें नहीं, कुछ नहीं बोलना है, हम छुप करके बैठे हैं। अब जैसे ही वैसे ही ऐसे ही बहुत गई, थोड़ी रही। आज मरना है, कल मरना है, ये पता नहीं है, भगवान के हाथ में है, ये नहीं पता है। बाकी तो हम तो मरे ही हैं, सारे मरे हैं। जब बात करेंगे ना फिर तो बात बहुत दूर तक जाती है बाद में।
इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। आप आइए। माफ़ी मत मांगिए प्लीज़, माफ़ी नहीं मांगिए। और इस गवर्नमेंट से भी माफ़ी मांगते हैं, इनसे भी माफ़ी मांगते हैं। आएंगे वोट मांगने, आएंगे किस वास्ते मुझे बताइए। अच्छा, हमें वोट डालने से क्या फ़ायदा है? अगर मैं अभी कल मेरा कोई वहाँ भाई हो, मेरा भाई है, मैं उसको भाई बोलता हूँ, मुझे उसको वोट, वो वहाँ का असम्बली मेंबर बनेगा, मुझे कौन सा फ़ायदा मिलेगा उससे? मुझे बता, मुझे कौन सा फ़ायदा है? मुझे क्या बात सुनने के लिए प्लीज़, मैं इसीलिए आया। नहीं, मुझे कुछ नहीं। चुनाव में अंकल जी कुछ बोल रहे थे तो आपने कुछ कहा तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा। क्या अंकल जी, मैं बैठ जाऊँ के बगल में? मैं वोट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जो आपको बोलना हो बताइए। वोट क्या होता है? वोट क्या होता है? वोट होता है अपना हक, यही बोलते हैं। मैं नहीं समझता हूँ यह अपना हक है, मगर ये लोग बोलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं जाओ वोट डालो, ये तुम्हारा हक है, इसको छीनने वाला का नहीं, तुम्हारा हक बनता है कि वोट डालो। अगर हम वोट डालते हैं ना, डालेंगे किसको डालेंगे ये बताइए मुझे, मैं किसको वोट डालूँगा जब उधर मेरा कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, कोई हिंदू है नहीं। हिंदू 10-15 घर होते हैं हमारे गांव में, मैं किसको वोट डालूँगा? 10 इस गांव में, 10 उस गांव में, 10 उस गांव में, मेरे रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा? मैं किसको वोट डालूँगा? अगर मैं वोट डालूँगा वो ज़ाया हो जाएगा, वो मेरा काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। अगर इस वक्त मैंने ये माइग्रेशन की है इधर जम्मू में, इस वक्त सवाल ही नहीं है। जब मैं कश्मीर में था उधर मेरा काम नहीं होता था, बिल्कुल नहीं, भगवान की कसम कुछ काम नहीं होता था हमारा, खासकर हिंदू का। ये झूठ बोलते हैं, एक बात है। दूसरी बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको पता नहीं है कश्मीर क्या हुआ है, भगवान की कसम उसको इस वक्त भी पता नहीं है कश्मीर क्या हुआ है। क्योंकि एक बात है ना, जो कश्मीर है ना असली, जो वहाँ के चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे खट में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो मेरी बात सुनो, वो उनको ये जो है ना कश्मीर वाले, ये धोखा देते हैं उनको, ये झूठ बोलते हैं उनको, ये असली सिचुएशन इनको नहीं बोलते हैं। भाई इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन खाली कश्मीरी हिंदू को पता है कि कश्मीर के क्या हो रहा है। हमने कहा, मैं बोल नहीं सकता हूँ भगवान के, तो मुझे रोना आता है, मैं अपना पान फिजा कर दूंगा। नहीं, मुझे ये याद पड़ता ना मुझे क्या हुआ है, जो मुझे हुआ तो इन बच्चों के साथ भी, इन बच्चों ने इतनी तकलीफ उठाई, कहने की बात नहीं। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने क्या झेला, अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे हमसे? बहुत झेला हमने, बहुत झेला है, बहुत मुसीबत झेला। बस मात्र बस हम बोल, जिस वक्त ये है ना कसाई होता ना, जो वो होता ना वो बेड़ू, हाँ। बेड़ू को जब मारने के लिए था ना, वही जानता है क्या होता है क्या नहीं होता है। इसीलिए हम वही बेड़ू हैं, मैं वही बेड़ू था, मुझे मारने के लिए तो मैं मार गया। अपने घर वापस जाना चाहते हैं कल आप? नहीं, मैं कहाँ, मेरा घर ही नहीं है तो जाऊँगा कहाँ? ये क्या बोलते हैं, कहाँ जाऊँगा? मेरा घर ही वो जला दिया उन्होंने बैग, मैं कहाँ जाऊँगा कश्मीर? हम नहीं जाएंगे कश्मीर, क्या करना कश्मीर को? मेरी ज़मीन नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा कुछ नहीं है उधर, मैं क्या करूँ? ये कौन बोलता है कश्मीर जाएंगे किस लिए? मैं किस लिए जाऊँगा आप ही बताइए। मेरी ज़मीन भी उधर नहीं है, वो भी खाई, मैं हम किस लिए कश्मीर जाएंगे? ये बकवास करते हैं, ये इनको ये झूठ बोलते हैं सब। ये कश्मीरी लीडर जो है ना हमारे, जो जितने भी लीडर हैं, जो संस्थाएँ हैं, मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स पार्टी है, ये चोर हैं सब। ये झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गलत बयान देते हैं, सरकारों से, केंद्र सरकार से झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बाकी जब हम वहाँ मुसीबत जब आए हैं इधर जम्मू में, तो हम गए राजीव गांधी के साथ पास, वो हमारे वो उस वक्त वो था, उसने बोला जितने हिंदू आप
भागकर आए हैं उधर रेल के पटरी में, एक दिन में जाते हुए उतनी सारी। कोई बात नहीं, आप दुआ कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। यही तो आशा है हमें कांग्रेस के साथ। हालांकि हम कांग्रेस के वोट डाल, मैं खासकर मैं बाकी हिंदू की बात नहीं कर, मैं हर हमेशा कांग्रेस को वोट डालता था कश्मीर में, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये मेरा हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, यही जवाब दे दिया उसने राजीव गांधी। अब क्या आप लोग का अब फिर क्या? मैं यही बोलता हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगा, मुझे ज़रूरत नहीं कुछ नहीं, मुझे अब एक ही ज़रूरत हो, मर रहा मैं, मुझे बस और कुछ नहीं कर रहा, बस मेरा यही रहा है बस, और इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। मानने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, न भगवान सुनने वाला न कोई है। मेरा है नहीं कुछ। कश्मीर चीन में कश्मीर में मैं क्यों जाऊँगा, मुझे क्या कर रहा है उधर जाके, क्या करना है मुझे कुछ नहीं है। अगर कुछ होता मैं जाता, मगर मैं है नहीं कुछ। अब यहाँ से अब मैं जाऊँगा, वहाँ से मुझे लड़ाई करना है, लड़ाई में मारना है उधर, मामला खत्म। इसने मेरा कुछ जी अंकल जमीन लिया का कुछ लिया या मकान चलाया है, अगर मैं किसी को बोलूँगा तूने मेरा मकान चलाएगा, वो मुझे मारेगा, मामला खत्म। उसे मुझे यहाँ ही मारना है, मैं मारने के लिए आया हूँ। कश्मीरी हिंदुओं को जैसे बसाया गया हालांकि जिस वक्त हम भागे, हाँ जी अंकल, जिस वक्त हम भागे ना कश्मीर से जिस वक्त हम भागे इधर, हमने उस वक्त भी उन लीडरों को बुलाया, खासकर हमने बुलाया उन लीडरों को, गाँव के जो खड़बेज थे उनको बुलाया, 7-5 नंबर क्या होते हैं, हमने उनको बुलाया, भाई इस तरह मामला है, हालत ख़राब है, आपके बोलते हैं हमारी मत। उन्होंने हिसाब हमें बताया, उन्होंने बोला जब हम अपनी सेफ्टी नहीं, तुमको क्या करेंगे, मामला खत्म। घर में कौन कौन है अंकल? कौन? आपके घर में कौन कौन? मेरे बच्चे 2-3 हैं। क्या करते हैं सब? बच्चे काम करते हैं। कहाँ पे? इधर प्राइवेट में। आप लोग की अवेकनिंग कैसी है इस चीज़ को लेकर? आप लोग का नॉलेज कितना है इस चीज़ को लेकर कि जो अरे आप लोग खेलिए ताश वाश, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। नहीं मतलब ट्रांजिट कैंप की जो बात अंकल से कह रहा था ना अभी, कि ये ट्रांजिट कैंप है, और यूजुअली कहा जाता है कि ये टेम्पररी अकोमोडेशन था आप लोगों के लिए, और ये इससे आप लोगों को अपने जो स्थायी घर थे उनकी तरफ रिहेबिलिटेट किया जाएगा। कहाँ अटकी है गाड़ी आप लोगों के हिसाब से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम ये बार बार कह चुके हैं और कह रहे हैं, जब तक आप कश्मीरी पंडित, जैसे ये इन भाई साहब ने कहा, उन भाई साहब ने कहा, जब तक कश्मीरी पंडित को स्टेक होल्डर जो है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाए, उससे नहीं पूछा जाए, तब तक न कश्मीर की सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, न कोई रिहेबिलिटेशन होगी। क्योंकि कश्मीर को जानने वाला अंदर से हम हैं, हम वहाँ के 5 साल 6-10 सालों के बाशिंदा। दैट कश्मीर बिलोंग्स टू अस, कश्मीर वाज आवर्स, बट कुछ परिस्थितियों के कारण परिस्थितियों में परिवर्तन उसके बाद हुआ, और वो भी हमारे हिंदुस्तान की नीतियों के कारण ही हुआ। क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट है उनकी नीति पॉजिटिव अप्रोच नहीं रहा, अपीजमेंट पॉलिसी रही। वहाँ खुश करो पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जो असली वहाँ पे हिंदू था उसको उन्होंने बिल्कुल रूट ख़त्म कर दिया। उसके जो लैंड टू टिलर शेख अब्दुल्ला ने किया, हमारी जितनी ज़मीनें थी छीन गए। इन बुज़ुर्गों को पता है, हमें उधर से भी नंगा कर दिया। ये मैं आपसे भाई साहब ये कहूँगा कि कश्मीरी पंडित, जैसे इन्होंने अमरनाथ वैष्णवी जी का नाम लिया, उनको भगवान सुर्ग करे, और दूसरे हमारे ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे, हाँ, उन्होंने जो हमारे लिए रिजर्वेशन की, भगवान जहाँ भी है उनको नमन करते हैं, जो रिजर्वेशन की, उससे ये कम्युनिटी सर्वाइव करे। जैसे मेरे भाई साहब ने कहा, जो छोटे छोटे एफर्ट्स थे कुछ नेताओं के, उनसे थोड़ा बहुत सर्वाइवल का जो आप लोग का नहीं, उसने जो रिजर्वेशन की, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत जो आपका स्टेप्स थे कुछ नेताओं के, कुछ सरकारों के, कुछ पार्टियों के, उससे आप लोगों को थोड़ा बाला सर का, हाँ, शिवसेना का, उस टाइम हमारे 2 लीडर, हाँ वो तो आपने बता दिया। आप लोग, जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि
कश्मीरी हिंदुओं को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर, जैसा अंकल जी ने भी बताया, इन्होंने भी बताया कि पार्टियां बदस्तूर पॉलिटिक्स करती रहीं। कांग्रेस ने भी एक समय की पॉलिटिक्स, बीजेपी एक समय कर ही रही है और खुल्लम खुल्ला हो रहा है सब कुछ इस समय। तो आप लोगों का जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं उसको, झुकाव है, वो किस तरफ दिखाई देता है आपको अपनी कम्युनिटी का? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक इंसान के तौर पे, क्या कश्मीरी पंडित बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है ज़्यादा, क्या कश्मीरी पंडित कांग्रेस की तरफ या उनकी दूसरी पार्टी तरफ इंक्लाइंड है, या उनकी विचारधारा को लेकर सोचते क्या हैं, क्या डिमांड डिलीवर हो पाता है उनकी तरफ से? कश्मीरी पंडित की सोच जो इस टाइम है, हम चाहते थे, हमारे एक डॉक्टर केएल चौधरी थे, जैसे मेरे बुजुर्ग ने कहा कि हमें एमएलए को वोट डालने का क्या फ़ायदा, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है दैट विल बी यूटिलाइज्ड देयर। हमारा उसका कोई, हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो एमएलए बने या बन के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम वोट भी डालें कोई फ़ायदा, क्यों? ही कैन नॉट स्पेंड his constituency development fund here because he is a MLA of that concerned constituency. हमने इनको बार बार मांगा था political reservation. Political reservation means constituency in exile. हमें जब एक community को politically empowered करोगे, ये मेरे बुजुर्ग जाएंगे असेंबली में, ये हमारी नीति जानते हैं हम क्या करना चाहते हैं, कि वहाँ हमें तो वो दिया है नहीं, इन्होंने बीजेपी ने नॉमिनेट करे, कल को एक औरत एक मर्द, कल को अपनी कोई भी उठा के लेंगे। दैट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल वॉइस। हमारी पॉलिटिकल वॉइस कोई नहीं है, हमारी पॉलिटिकल वॉइस किसी पार्टी ने नहीं दी, इसलिए हमारा झुकाव कहाँ होगा? हाँ, अब ये एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे कि हिंदुत्व की बात चल रही है, दैट्स एक्सप्लॉयटेशन, उससे हमारा जो झुकाव जाता है बीजेपी की तरफ जाए। मगर मेन थिंग है, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि 10 रुपया का आराम बीजेपी ने लास्ट 3rd टेन्योर तक नहीं दिया। नॉर एनी पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ विजिटेड एनी मिनिस्टर, नोबॉडी हैज़ कम एक्सेप्ट एक बारी वो इलेक्शन था रूपाली और एक आया था, कोई नहीं। होम मिनिस्टर इतने बार आए, कभी नाम लिए, अब नाम लिए थोड़े 1-2 बारी। द थिंग इज दैट दिस कम्युनिटी हैज़ बीन नेग्लेक्ट बाय बोथ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। कोई इस पे वो नहीं है, कोई वो कि कोई किसकी दिल में दर्द है, वो नहीं है। देखिए, आप बात कर रहे थे कि वहाँ उन्होंने कहा कि हमने नहीं निकाला। नहीं, वो तो बात हो गई, वो तो हो गई। बात होती थी राजनीतिक झुकाव की, कि कौन सी पार्टी आपके राजनीतिक हितों की और आपके जो कन्विक्शंस हैं, जो आपकी प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर कश्मीरी पंडितों की, उसको ज़्यादा बेहतरी से एड्रेस कर पा रही है। इस वक्त ऐसा है कि कम से कम बीजेपी से तो कोई भी उम्मीद नहीं है, और आपको सही कहूँ कि अब किसी भी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी भी पार्टी से। और यहाँ मैक्सिमम माइग्रेंट प्रेफर कर रहा है नोटा बटन प्रेस करने के लिए, नन ऑफ द अबव। और नोटा इज़ द ओनली ऑप्शन हमारे लिए, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। हम किन को वोट दें, किस पार्टी को दें, हमारे लिए क्या करेंगे? रहे हम 32 साल से 35 साल से जम्मू में रहे हैं, वोट डालें श्रीनगर में, खर्चा वो वहाँ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे आप बताइए। आप लोग का वोट कहाँ पे है? हमारा वोट श्रीनगर में, हम वोट हमारा श्रीनगर में पड़ता है। अच्छा, आप लोग का कैंप लगता है यहाँ पे श्रीनगर के वोट डालने के लिए, और रहना है आपको यहाँ पे? वोट उनके लिए डाल रहे हैं। ये तो बड़ा बेढप सा है। और मैं आपको एक और बात, या तो आप वहाँ रहें या तो आपका वोट यहाँ पड़े। दुखी हो गए, बड़ी बात बताता हूँ। जो ये कह रहे हैं 5-5.5 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहाँ पे हैं? श्रीनगर में, कश्मीर में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। उनको वोट डालने के लिए 3 दिन की छुट्टी दी गई, वो जम्मू में वोट डाला उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जहाँ उनकी जो हम अभी सर्विस कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, वोट उन्होंने वहाँ के लिए डालना है, लेकिन डाला यहाँ पे उनको छुट्टी दी है। बताइए इसका, और अपने पैसे खर्च करके आना, मुझे बताइए इसमें, आप बताइए। मुझे बताइए, वहाँ क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्या करने आएंगे? तभी हम दुखी हो गए हैं इस चीज़ के लिए। एक बात बताइए, ये पूरी कॉलोनी जो है, इसके मेंटेनेंस का काम धाम किसके पास है? कौन देखता है? कुछ नहीं, जैसे मैं पहले तो अथॉरिटी की बात कर लूँ, पीडब्ल्यूडी के पास सड़क रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, अभी कुछ रिसेंटली 1-1.5 साल से जो है पीडब्ल्यूडी, मतलब क्योंकि मैं गेट से आया और लेन नंबर 21 है, ये तो सड़क कितनी घटिया है, मतलब ये है यहाँ कुछ भी नहीं। अरे मैं आपको किसी क्वार्टर में ले जाऊँ, आप बुरा हाल देखोगे। 90 लाख रुपए दिखा दिए प्लीज, कोई क्वार्टर दिखाइए। 90 लाख रुपए खाली पेंट के लिए लिए गए और 14 साल इनको बने हुए हैं नए, ये लग रहे हैं 100 साल के हैं। अंदर जा पानी टपक रहा है ऊपर से, कीली नहीं लगती है।
कील नहीं लगती मतलब? कील अभी लगा, कील लगा के देखो पूरा सारी रेत बाहर आती है। तो मतलब वो सरकारी किस्म का जो डेवलपमेंट होता है वही है। वो पैसा खा रहे, सिर्फ कमीशन। ये अभी रिपेयर हुई, ये देख लीजिए हाथ से उतर रहा है। अच्छा वो रिपेयर है। ये देखो, अरे ये तो इधर अमितेश, ये देखो ना, ये देखो ये पूरा जर्जर है ऊपर। अगर भूचाल आएगा ना ये सारी दिखाता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ। सारा थर्ड क्लास कंपनी का माल लगाया इन्होंने बस। ये देखो ना हालत क्या है इनकी, कमरों में ऊपर से आप छत। लोग एक सेकंड, हमको टेक्निकलिटी भी समझा दीजिए। जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, आपका घर है, मान लीजिए आपका एक क्वार्टर होगा, 1 कमरे 2 कमरे का, एक कमरे का होगा, तो उसमें उसके मेंटेनेंस का काम धाम जिम्मेदारी किसकी है? पहली आपकी है? नहीं नहीं, ये उनकी है, गवर्नमेंट की, R&B की है। ये देखिए आप, ये देखिए पिछले 5 साल से ये दीवारों की हालत देख लीजिए, अंदर से देख लीजिए, कोई रिपेयर नहीं हो रहा। आप इनको कैमरामैन को बुलाइए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखो, ये देख लीजिए आप। मैं आपको अंदर की दीवार, ये देखिए अंदर की दीवार, ये देखिए आप। ये पिछले 6-7 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ना रंग हुआ ना कुछ, लेकिन बिल नहीं कर रहे हैं। और सेफ्टी कितनी है कॉलोनी में? सेफ्टी यहाँ एक पुलिस पोस्ट है, 4 पुलिस वाले हैं वहाँ पर, जो हाँ ठीक है, मतलब फिर भी ठीक है, मतलब एक पुलिस वाला हो या 2 पुलिस वाले हो, 4 हो, लेकिन थोड़ा देख सकते हैं वो। हाँ नहीं, मैं समझ गया। अरे सर मैं सवाल ये नहीं है कि भले ही 1 पुलिस वाला हो या 5 हो या 5,000 हो, इंसिडेंट कितने हो रहे हैं, इस पे भी सेफ्टी का पैमाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी है, ऐसी बात नहीं। ये देखिए, ये देख लीजिए सर, ये हालत है। और छत भी उतर रहे हैं, छत भी उतर रहे हैं। देयर इज नो सेफ्टी कि कब कौन सा दीवार उतर के आए। हाँ प्लीज। नमस्ते जी। अरे नहीं वो घर है। अरे नहीं प्लीज, अरे नहीं प्लीज, बाहर के जूते हैं। ये देखिए, ये किचन की दीवार है, ये हमने प्राइवेट रिपेयर कराया अभी। अच्छा एक सेकंड, ये एक आप लोग को यही घर सबको मिला हुआ है? ये सारे फ्लैट ऐसे हैं। ये एक ऐसा कमरा मिला हुआ होगा? और वो एक कमरा, ये कमरा है, लॉबी आप ये देखो ना जगह क्या है। ये कमरा, तो ये 2 रूम। अच्छा एक ये कमरा, ये लॉबी है, ये लॉबी आपने अभी देखी जी है। और ये किचन है, और ये बाथरूम आपको बताता हूँ, ये हमने पर्सनली रिपेयर। ये देखिए दीवारों की हालत। अब ये देखना, ये कवर करना भैया, आप ये देखो। हाँ दिखाते। ये देखिए आप, ये हालत है यहाँ पे। अभी ये खुद ही क्या रिपेयर है? ये खुद ही रिपेयर अभी मैंने करवाया पर्सनली, क्योंकि 5 साल से 6 साल से कुछ कार्य नहीं रहे हैं। बिल सारे निकल रहे हैं, बिल रिपेयर के भी निकल रहे हैं, पेंटिंग के भी, लेकिन पेंट कहाँ हो रहा है हमें पता ही नहीं है। ये आपने करवाया अपना? ये आपका घर है? अभी मैंने जी मेरा ये। कश्मीरी पंडित को एक बियरर चेक बनाइए, जब दिल चाहो तब इसको एंडोर्स करो। जैसे ये है, ये यहाँ पे बाथरूम है अंदर ही, ये लैट्रिन बाथरूम हो गया ये आपका? वॉशरूम वगैरह। बेटा रेपुटेशन डाउन होती है हमारी। अरे बैठ। ये हालत है, ये खुद करवाया, पर्सनली करवाया। ठीक, हाँ मतलब जो पूरा बिल्डिंग थोड़े आप ठीक करवा सकते हैं, जो भी अंदर से करवा सकते हैं वही करवा पाएंगे। मजबूरी है ना, मजबूरी में करवाना पड़ता है। जो अपने अंदर से करवा सकते ये हैं। देखिए यहाँ फैल भी नहीं, यहाँ कील लगता ही नहीं है यहाँ पे। बहुत ज्यादा ऐसे। कर्टन्स के लिए तो है ही नहीं, देखो कील, आप कील देखो, सीमेंट है। कुछ करोगे हमारे लिए, कुछ करोगे? मैं बात सबकी पहुंचा सकता हूँ ऊपर तक, बस इतनी कर सकता हूँ। कुछ होगा फिर? ये सरकार कितनी कर्मठ है, सरकार कितनी निकम्मी है, इस पे डिपेंड करता है आंटी। वो तो आपको पता ही है, हमें भी पता है। क्या बताइए, क्या कर किया जाए? कब तक हम लोग ऐसे धक्के खाते रहेंगे? मेरे को दिखाते हुए भी शर्म होती है बच्चों की। मेरी बेटी मैरिड है, वो कह रही है हमारी भी रेपुटेशन डाउन होती है ससुराल में, आप दिखाते हो तो। भाई मैं सच बोल रही हूँ आपको, मेरे को वो शर्म आ रही है प्लीज़। वो भी मेरे को बड़ी दुखी हो रही थी, कह रही मम्मी क्या दिखाते हो, अभी हमारे बर्तन एक दिन पड़े थे, इंटरव्यू हुआ, वो बेचारी कहने लगी पूरा बाहर। कहाँ की रहने वाली आंटी आप? हैं श्रीनगर लाल चौक। अच्छा पीछे वो आई थी ना, उसमें रिपेयर चल रहा था, वो क्या अंजलि नाम है उनका, आज तक से आई थी CNN से। एक सेकंड, एक बारी। हाँ जी, आप हमारे लिए कुछ करो। उनको जगह दीजिए, उनको जगह हमारा कुछ ना दीजिए। कुछ हो जाए, एक सेकंड आंटी तभी फायदा है। जी, क्या बोल रही हैं आंटी आप? देखो हमारे लिए कुछ हो जाए, सभी भाई बहनों के लिए, जितने भी कश्मीरी हैं, तब बात है। ये ऐसे भी आके ही आते हैं, देख के चले जाते हैं। मेरे को शर्म भी आती है, मैं आपको बात बताऊं,
मैं कई बार इधर खड़ी होती हूँ बाहर। हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं कि वापस अपने घर वापस? यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। We want to go back. बच्चों के लिए नौकरियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, उसी टेंशन में बच्चे भी परेशान हैं। हमारा तो चलो जो टाइम है कितना रह गया, साल 2 साल, मेरे को ये लगता है इतना भी नहीं है। नहीं नहीं, आप शतायु हो जी हो, नहीं लग रहा है, मैं अपना बता, मैं चाहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि आप लंबा जीवन जिए। ज़्यादा ज़िंदगी क्या करनी, छोटी सी ज़िंदगी हो, लेकिन ये तो जेल से भी गई गुजरी लाइफ है। कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के नाम पे इतनी सारी फिल्में बनती हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, सीरियल बनते हैं। भैया आइए बैठ जाइए प्लीज़, खड़े मत रहिए। छोटी सी बात बताता हूँ। पेंशनर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को साल में 2 बारी डीए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, ठीक है। पेंशनर्स को भी 2 बारी इंक्रीज़ होती है। हमारी 10 साल में 1 रुपया भी इंक्रीज़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? महंगाई खाली उनके लिए जो 1-1 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं या 2-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, महंगाई उनके लिए है। मुझे मिल रहा है 9,750 रुपये महीने का, मेरे लिए महंगाई नहीं है क्या? लेकिन सरकार का तो ये भी तर्क हो सकता है ना सर कि ये जो राशि दी जा रही है आपको, ये राशि सहायता राशि है, ये राशि आपको सेट होने में मदद कर सकती है। उनका ये भी, मैं तर्क बता रहा हूँ, ये तर्क भी हो सकता है। वो ये चाहते हो कि भाई आप तो कमाई भी करते हो, अगर आप अपनी नौकरियों से या आप किसी और तरीक़ों से आप कमाई करते हो तो वो भी तो आपकी कमाई है। सर देखिए, हम घर से निकले हैं, हमें निकाला गया है, हम कोई यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। हम अगर आज घर से बेघर आए ड्यू टू रीजन ऑफ बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री, either it is a BJP, either it is a Congress, either it is anyone. This is a failure of the politician, this is a failure of the government of India. How they can say we are doing the Sahayata? Sahayata, I don't want Sahayata, I want permanent rehabilitation, permanent settlement with honor and dignity. I want full and valid. मैं नहीं चाहता हूँ जो मैं एक इंटरनेशनल फकीर की तरह जो है क्या रोज जो है या आपको वो सेटलमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है भाई, हमको आपको अपने घर पे बसा दिए। जाने के लिए तैयार है। ना हमें क्वार्टर चाहिए, ना हमें असिस्टेंट चाहिए, हमें 1 टाइम पैकेज दीजिए, हम अपने वापस घर जाने चाहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ रहते थे पहले, वहाँ चले जाएं। हाँ, हमें वहाँ दे जगह रहने के लिए, हम वहाँ जाना चाहते हैं। ना हमें क्वार्टर चाहिए, ना हमें इनका ये रिलीफ चाहिए, हमें 1 टाइम सेटलमेंट दे, जैसे इन्होंने POK रिफ्यूजीज़ को दी है। परमानेंट रेफरेंट हमें दे कुछ हम। और आपको बताओ, जहाँ हमारी मर्जी, जहाँ, मगर यहाँ नहीं हम रहना चाहते हैं। ना हमें इनका असिस्टेंट चाहिए, ना हमें इनका रिलीज बॉन्ड चाहिए, ना हमें इनके क्वार्टर चाहिए। देखिए सर, लेट मी 2 मिनट आपसे लूँगा, मैं ठीक हूँ इधर। मैं आपसे ये मुझे बताइए, दे आर सेइंग दैट कश्मीर इज़ गोइंग टू नॉर्मल, कश्मीर इज़ गोइंग टू सेफ। आज आपने देखी होगी न्यूज़, आज भी एनकाउंटर हुआ कुलगाम में चल रहा है एनकाउंटर। आप मुझे बताइए, एक साइड से वो क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर नॉर्मल हो। ये मिल्टन कहाँ से आते हैं यार? हमारी फौज इतनी लगी हुई है, हमारे इतने लोग लगे हुए हैं, तो ये जो एंट्री इनकी हो रही है कहाँ से हो रही है? और वो कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे हम वापस ले जाएंगे। आज 20 साल से ये कंक्रीट पॉलिसी नहीं बन रही कि कश्मीरी पंडित को वेदर एक जगह बिठाना है, अपने घर में बिठाना है, कहाँ उसको बिठाना है। अगर 20 साल हो गए इस पॉलिसी को बने हुए, इन्होंने कहा कि अगर कोई कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से जाएगा, विल पे हिम 7,50,000। ओनली 1 फैमिली हैज़ लेफ्ट इन 34 ईयर्स। अब इन्होंने एक कन्फ्यूजन आपको डाला हुआ है कि 6,000 फैमिलियाँ गई। 6,000 फैमिली नहीं, 6,000 बच्चे हमारे गए हैं। और हमने उस टाइम भी कहा इसको कि इसको रिहेबिलिटेशन के साथ आप मत जोड़िए। दिस इज द ब्रिज बिटवीन कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी मुसलमान, दे कैन मेक, बट गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड देयर। आप कहोगे अब हम मुसीबत में। आपको पता है टारगेट किलिंग, डू यू नो टारगेट किलिंग? राहुल भट्ट को मारा गया, राहुल भट्ट को मारा गया। उसके बाद फिर हमारी माइग्रेशन यहाँ पे हुई। उसके बाद हमने उनको कहा था भाई मत भेजो इनको, इन पहाड़ों पे भेजो। उसके बाद सुमन बाला मारी गई। उसके बाद वो एक और मास्टर कहाँ सेफ है? कैसे? हाउ दे क्लेम देयर इज ए सेफ्टी ऑफ कश्मीरी पंडित? वी रिजेक्ट इट, टोटली रिजेक्ट इट।
तो ये हैं कश्मीरी पंडित, उनकी अपनी समस्याएं हैं। वो सरकारों पे, पार्टियों लाइन पे जाके भरोसा नहीं करते हैं, वो सरकारों पे एज सरकार भरोसा करते हैं। वो इस लाइन में भरोसा करते हैं कि सरकारों ने, किसी भी सरकार के ने उनके लिए क्या किया, उनके बसने के लिए, उनके यहाँ से निकलने के लिए कितनी सुविधा दी उनको या कितनी सुविधा नहीं दी उनको, कितनी सुविधा और या कितने दरवाजे खुले हैं उनके अपने घर वापस लौटने के लिए, चाहे वो घर अनंतनाग में हो, चाहे शुपियाँ, चाहे कुलगाम में, चाहे श्रीनगर में, चाहे वो बडगाम में, चाहे बारामूला, बांदीपोरा या कुपवाड़ा में हो। रास्ते तलाशते हैं। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। हमारी यात्रा और हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।